Hello, my name is Sumit Jain and I am going to present the chapter 2nd of Political of class 10, Federalism. Okay, so let's start. So what do you mean by word federalism? So first of all, we should understand this word, federalism. See, federalism is kind of power sharing, right? We have studied in the last chapter about power sharing. The one type of power sharing was federalism. In federalism, we share the power, that is, we shift the model from unity to federalism, federal model, right? In which we are like sharing power from center to states or provinces. Okay, so we are sharing power, we are diluting the power of center, we are decentralizing. इसको हम decentralizing भी बोलते हैं, decentralization भी बोलते हैं. ठीक है, इंडिया में देखो आप क्या था, जैसे एग्जाम्पल पहले राजा का सिस्टम होता था तो जनरली वो एक सेंटर रहता था पावर का. आजकल क्या हो रहा है, जैसे आजकल मॉडर्न जो देश है अपना, वहाँ पर देखो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती है. तो पहले दो चल रही थी, कुछ लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, लेकिन उनके पास ऐसा पावर कुछ ज़्यादा थी नहीं, मतलब डिपेंड कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि पावर देनी है नहीं देनी है, क्या करनी. तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब पावर दी जा रही है, यहाँ पर जब पावर दी जा रही ना, तो एक्चुअली क्या हुआ कि 1992-1993 के अंदर, ठीक है, 94 से एक्चुअली ये लागू हो गया था. 92 के अंदर ये जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है ना. मतलब एक तरह से जो लोकल बॉडीज है उसको एक्चुअली पावर दे दी गई, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना दिया कि इतनी दी पावर, ये पावर जो है यहाँ पर देनी चाहिए, रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए. तो इस समय इसके पहले क्या होता था, रेगुलर इलेक्शंस नहीं हो पाते थे. तो दैट मीन्स जो थर्ड वाली जो अपना टायर है, 3 टायर गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है. इस थर्ड टायर को जो एक्चुअल शक्ति मिली ये 93-94 के आसपास जो है यहाँ पर मिली 73-74 अमेंडमेंट से. एक्चुअली इसमें क्या होता है, लोकल बॉडीज में एक तो गांव के अंदर होती है म्यूनसिपैलिटी, गांव के अंदर होती है पंचायत, और शहर के अंदर होती है म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है. तो ये इस मॉडल के तहत जो है यहाँ पर इन लोगों की शक्तियाँ फिक्स करेगी कि ये पावर्स इनके पास होगी और ये इनके पास जो है सोसाइटी के अंदर शक्तियाँ होगी, और कौन इनको इलेक्ट करेगा, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस होगी, और इनके पास टैक्स लगाने की कौन कौन सी पावर्स होगी, कौन कैसे चुनाव होंगे, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर लिखी गई. और इलेक्शंस रेगुलर होंगे. सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये जो जोड़ी गई थी ये होंगे. नहीं तो क्या हो रहा था, इलेक्शन जो है ना गवर्नमेंट अपनी मन से करवा रही थी, इच्छा हुई करवा दी, नहीं इच्छा हुई तो नहीं करवाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. सॉरी, आई फॉरगॉट. अब देखिए, अब हमने पढ़ा कि पिछला चैप्टर पढ़ा बेल्जियम का, श्रीलंका का, ठीक है. अब श्रीलंका और बेल्जियम का जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर देखो ये बेल्जियम का एग्जांपल हमने लिया है कि वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव दैट पावर टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है. ये हमने देखा था. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, केंद्रीकरण. केंद्रीकरण मतलब एक जगह आपकी शक्ति इकट्ठी हो गई. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपने पावर को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हो, सारी पावर कहाँ थी, सेंटर के पास थी. अब आप क्या कर रहे हो, डिसेंट्रलाइज पावर, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, मतलब अपनी पावर को छोड़ रहे हो, ठीक है. अब देखो यहाँ पर फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम किन किन देशों में है. देखो ये भारत में है, इवेंचुअली पाकिस्तान में भी है, रशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में नहीं है. चाइना में सेंट्रलाइज पावर है, आपको पता है, आपने पढ़ा था एग्जाम्पल, चाइना में सेंट्रल पावर है, ठीक है. इसके अलावा देखो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज पावर कहाँ कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, ये आपको यहाँ पर आराम से दिख सकता है. तो आई होप यहाँ तक आपको मामला क्लियर हो गया. अब आगे चलते हैं. सो द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट द रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. देख सीधी सी बात है, यहाँ पर चेंज किया हुआ 1993 के अंदर कि जो रीजनल पावर्स थी उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. देखो अगर आपके अधिकारियों की बात, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लिख दें, ठीक है, तो दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है. ये सब दुनिया का, देश का सबसे बड़ा कानून होता है, ठीक है. अगर आप यहाँ पर लिख दो तो ये जो एक्ट या ये जो कानून कहलाएगा ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कानून कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कहलाएगा, ठीक है. तो ये जो चीज़ थी हमने कहाँ पे लिख दी, रीजनल गवर्नमेंट की पावर को, ये हम इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, ठीक है. अब ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है. क्यों? क्योंकि अब आपको ये जो पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, आप किसी को और सबऑर्डिनेट नहीं रहे. आपके जो राइट्स हैं, आपकी जो पावर्स है वो क्लियरली लिखी हुई है. वो कहाँ लिखी हुई है, संविधान के अंदर लिखी हुई है. संविधान क्या होता है, जो देश का सबसे बड़ा कानून होता है, मतलब देश कैसे चलेगा, देश के में रूल कौन करेगा, इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कौन करवाएगा, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, किसके किसके पास
कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ठीक है, वो सारी जो बातें होती है, तमाम जानकारी होती है हमारे देश के बारे में, जो कौन सा संस्था होगी, कैसे चलेगी, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर लिखी होती है, ये सारी की सारी बातें जो संविधान के अंदर लिखी होती है। भारत का भी एक संविधान है, उसी तरह से दुनिया में तमाम देशों के जो है कहीं ना कहीं एक संविधान बना के रखते हैं, ठीक है। अब वो कैसे फॉलो होते हैं वो एक अलग मैटर है, बट यहाँ पर बना के तो रखेंगे। तो ये बात हो गई। सो बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी क्या होती है और फेडरल क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था। देखो, यूनिटरी जहां पर सारी शक्तियां एक केंद्र के पास है, और फेडरल मतलब जहां पर जो शक्तियों का इन्होंने बंटवारा कर दिया अलग अलग लेवल पर, ठीक है। तो अपने अपने लेवल की प्रॉब्लम्स आप खुद सुधार लो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे देश को ये लोग चला रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो है केंद्र से शक्तियां ले रहे हैं और अपनी पावर्स को चला रहे हैं। इसका ज़्यादा अच्छा मॉडल मैं बनाया था एक और, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं अपन। देखो, ये तो हो गया ये वाला चीज़, ठीक है, कि यहाँ पर जो है, एक मिनट रुकना, बताता हूँ, मॉडल ज़्यादा अच्छा ये रहेगा। ये जो है यहाँ से कंट्रोल कर रहा है सबको। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिटरी या सेंट्रलाइज मॉडल। यहाँ पर भी सेंटर है, लेकिन यहाँ पर जो पावर्स है वो इन्होंने रीजनल्स में बांटी हुई है, स्टेट्स वाइज में बांटी हुई है। जैसे भारत में स्टेट्स है, स्टेट्स को बांटी हुई है। अब स्टेट ने क्या करा है, इसको और आगे पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐसे बांटी हुई, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह से और डिवाइड करी हुई है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पर जाते जा रहे हैं और डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से स्टेट है और इस तरह से कई सारी पावर्स है, ठीक है, इस तरह से पावर है। तो ये क्या हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम, राइट। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे श्रीलंका, अब श्रीलंका का एग्जाम्पल था, श्रीलंका ने तो क्या करा था, स्टेट्स को ज़्यादा पावर दी नहीं थी, उल्टा सारी पावर होल्ड करके रखी थी खुद ने, और माइनॉरिटीज़ को दबा रहा था। स्टेट्स ने जब पावर मांगी या ऑटोनोमस स्टेटस माना तो उसने सुनी ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग खफा हो जाते हैं, सिविल अलग देश की मांग करने लगते हैं, वो आगे चलकर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम शुरू रहती है, ठीक है। तो श्रीलंका कंटिन्यूस टू फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वी अ यूनिटरी मॉडल। तो श्रीलंका एग्जाम्पल किसका हो गया उस समय, यूनिटरी सिस्टम का, जहां पर नेशनल गवर्नमेंट के पास जो है सारी की सारी पावर्स रहती है। तमिल लीडर वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तमिल लीडर क्या चाहते थे, श्रीलंका को एक फेडरल चीज बना। देखो कौन बनाएगा था, सॉरी कौन बनाएगा, आप एक बताओ, फेडरल कौन चाहेगा कि फेडरल बन जाए, जो लोग माइनॉरिटी में होंगे वही तो चाहेंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास पावर आ जाएगी। तो फिर श्रीलंका मान लो ये वाला, ठीक है, हमने पढ़ा था ये वाला। तो ये वाला रीजन तो किसका था, सिनेला का था। ये वाला रीजन जो था ये वाला, ये पूरा सिनेला का था। और ये वाला जो रीजन था ये किसका था, तमिल्स का, श्रीलंकन तमिल्स का, ठीक है। तमिल्स के चाह रहे थे, तमिल्स चाह रहे थे कि साहब ये वाला मॉडल हमारे को अपनाना चाहिए। कौन सा, फेडरल वाला। वाई, बिकॉज दे वांटेड कि हमारे पास भी कुछ शक्ति आए। ये श्रीलंकन तमिल्स थे। सो फेडरलिज्म क्या होता है, ये ग्लॉसरी दे रखी है आपके लिए बना के एक बुक में। तो फेडरलिज्म क्या होता है, यहाँ पर दिखा हुआ डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स जो है MCQs के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसी डेफिनेशन से रिलेटेड। तो फेडरलिज्म क्या होता है, इट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो इस चीज़ के अंदर देखो थ्योरी काफ़ी है। देखो थ्योरी के अंदर क्या होता है कि हमें मतलब बुक के अंदर आपको चीज़ें दिखानी पड़ेगी ना, तो इसीलिए हमने जो है एज इट इज बुक की कॉपी करवाई है, ताकि आपको ये चीज़ हम दिखा सके एक्जैक्टली, आप जो है बुक में मार्क कर सको कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर हम डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, एक सेंट्रल अथॉरिटी में, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, मतलब जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट हमने बताई थी ना, वो वाली अभी भी बताया मैंने आपको। देखो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमने क्या करा, इसके अंदर जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, प्रोविजनल यूनिट्स में। प्रोविजनल यूनिट मतलब क्या हो गया, रीजनल यूनिट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और फर्दर इसमें हमने क्या कर रखा, आगे और डिवाइड कर रखा, कहीं कहीं पर कर रखा है, कहीं कहीं पर 2 लेवल है, कहीं कहीं पर 3 लेवल है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। जैसे आजकल इंडिया में क्या हो गए, 3 लेवल हो गए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक सेकंड को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है इसका चार्ट बना सकते हैं, ये इस तरह से आप शो कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर ज़्यादा होंगे, इसके नंबर कम होंगे, इसके नंबर सबसे कम होंगे, एक ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी यहाँ पर खत्म। अब ये हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन रख लेना। फेडरलिज्म क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो डिवाइड है किसके किसके बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री के बीच में, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो गई, रीजनल गवर्नमेंट्स। तो ये एग्जाम्पल्स मैं दिया हुआ है यहाँ पर आपके। फिर यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है,
यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर जो है एक ही व्यक्ति की, एक ही शक्ति की, एक ही, ये रहा यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। ये रहा, देखो ये यहाँ पर बना हुआ भी है, ठीक है। लकीली इस स्लाइड के अंदर अपन दिखा सकते हैं इस चीज़ को। देखो ये वापस से बना रहा हूँ, देखो ये जो सर्कल बना रहा है बीच में, ठीक है, अगर सारी पावर हम यहीं पे केंद्र कर दें, ठीक है, तो ये हो गया यूनिटरी पावर। लेकिन अगर हम इन 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 लेवल्स पर पावर को ट्रांसफर करते जाएं, ठीक है, ये पावर को ट्रांसफर करते जा रहे हैं हर लेवल पर, ठीक है, हर लेवल पर, तो क्या होगा, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनिटरी मॉडल है, इसमें देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब या तो एक ही गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी, यहाँ तो एक ही गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो नीचे वाली गवर्नमेंट्स हैं वो क्या है, सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो क्या है, सबऑर्डिनेट है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब इसके इशारे पे काम कर रही है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगा है, मतलब मान लो गवर्नर रूल कर रहा है राष्ट्रपति के बिहाफ पर, ठीक है, तो वो सिस्टम क्या हो गया, अपना यूनिटरी सिस्टम हो गया। जैसे कि आपकी चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, तो चंडीगढ़ में जो रूल है वो एनसीआर वाले रीजन की तरह है, मतलब उसकी तरह है, यूनियन टेरिटरी की तरह है, ठीक है, यूटी है वो। अब यूटी क्या होती है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही रूल करी जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, बदले में एक गवर्नर को अपॉइंट करता है, तो गवर्नर जो होता है वो इसके इशारे पर ही काम करता है। तो यहाँ पर जो मॉडल हो रहा है ना, वो हो गया अपना यूनिटरी मॉडल, ठीक है। लेकिन जब स्टेट्स की बात करें अपन, स्टेट्स की इंडिया के अंदर, तो स्टेट्स जैसे कि आप ले लो पंजाब, ठीक है, राजस्थान, कुछ भी ले लो आप, तो ये यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग बनती है, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट देश की अलग है। अब इसका जो डोमेन है वो हमने बता रखा कि ये इन मुद्दों पर कानून बनाएगा, ये इन मुद्दों पर देखरेख करेगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इसकी सिचुएशन होगी, पुलिस इसके अंडर में होगी, तो इसके मुद्दे पर जो है ये इसको राय नहीं देगा जब तक ये खुद पूछे ना जाके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला मॉडल कौन सा हो गया, इसमें हमने पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है सेंटर और स्टेट के बीच में। एग्जाम्पल जैसे कि, तो ये क्या हो गया अपना फेडरल सिस्टम, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल, और दिस वन इज यूनिटरी सिस्टम, राइट। तो आई हैव एक्सप्लेन यू विद लाइक वर्ड्स को हमने उसमें कन्वर्ट किया है और आपको बताया है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सबऑर्डिनेट होगी। अब देखो यार, आप मेरे जूनियर हो, सबऑर्डिनेट होता है, आई कैन पास द ऑर्डर्स, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जूनियर गवर्नमेंट पर ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है उसमें सेंटर की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है कि बड़े बड़े मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट सीनियर है, लेकिन जैसे छोटे छोटे मुद्दे हैं तो उसमें कुछ गवर्नमेंट जो है इस तरह से रखती है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी होगी। तो कुछ मुद्दे इनके फ्री हैं, कुछ मुद्दे में ये इसके अधीन है। हाँ, वो बात अलग है कि देश में अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाए, स्टेट प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ठीक है, और स्टेट इमरजेंसी हो जाए, या फिर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी रहे, तो बात अलग है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स जारी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल है ये बड़ा भी हो सकता है ऐसे, ठीक है, इसको अपने अंडर में ले सकता है। लेकिन इन जनरल जो है ट्रेंड क्या रहता है अपना, इन जनरल ट्रेंड क्या रहता है अपना, इन जनरल जो ट्रेंड है ये वाला सर्कल इस तरह का रहता है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर शेयर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये देख लो, ये हो रही ना, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की खुद की पावर है जिसके लिए इट इज नॉट आंसरेबल, नॉट आंसरेबल, नॉट आंसरेबल, मतलब जवाबदेही नहीं है, मतलब जवाबदेही, मतलब क्या होता है हिंदी में, जवाबदेही नहीं है, मतलब आप कुछ भी करो अपने डोमेन में, ठीक है, आप कुछ भी करो अपने डोमेन में, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो ना इस डोमेन में, ठीक है, जब तक आप कोई ग्रेव इंजुरी या ग्रेव एक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक आपको सेंटर को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने संविधान के खिलाफ गए तो बात अलग है, तो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग हैं। लेकिन हम अभी इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल, जैसे मान लो कि कानून बनाना है या पुलिस का यूज कैसे करना है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। वो कहाँ जाकर गली मोहल्ले में देखेगी, तो इसीलिए वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। जब स्टेट गवर्नमेंट का काम है तो वही करेगी, तो वो उस चीज के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। हाँ ठीक है, इनका व्यवहारिक ज्ञान वगैरह चलता रहता है, व्यवहारिक पत्र चलते रहते हैं, वो इशू है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है और ये चीजें अपनी जगह है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये तो गई फेडरलिज्म की बात, ठीक है, ये हो गई यूनिटरी मॉडल की बात। तो यूनिटरी मॉडल को हम फेडरलिज्म नहीं कहते हैं, जबकि जो फेडरल जैसे पावर शेयरिंग वाला अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। अब देखो अगला जो टॉपिक है ना वो है अपना ये फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फीचर ऑफ द ये अपना फेडरलिज्म, राइट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे चलते हैं। देखो फीचर्स क्या है, फीचर्स को आपको कैसे याद करना है। देखो 7-8 5-6 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट को आपको किस तरह से याद करना है।
तो यहां पर देखो इजी है कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहले पॉइंट को आप करो, या तो 2 होंगे, 2 तो कंफर्म होंगे, या फिर 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो 2 और मोर, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको, या ऐसे बना लो, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, शब्दों के बजाय पिक्चर्स बनाओ। वाई? मूवी देखने आता हो, पिक्चर देखते हो तो याद रहती है, मूवी या वीडियोस देख लेते हो तो याद रहती है। तो वीडियो चल ही रही है आपकी ये वाली, लेकिन अगर आप पिक्चर्स बना लोगे अपने नोट्स के अंदर तो आपको याद आ जाएगा कि ये चीजें बताई थी हमको, और याद आ जाएगी। तो फीचर्स क्या होता है, देखो सोचो, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सरकार, पावर ट्रांसफर, वो सब होता है। तो पहला फीचर क्या हो गया, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आप बना लो ऐसे तो आपको याद आ जाएगा। दूसरा लेवल, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ द लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है इसका, कि अब ये 1 मान लो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, इसको मान लो आप 2 स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसको मान लो आप 3 लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या अपनी लोकल गवर्नमेंट, ये सेम सिटीजन्स को ही गवर्न कर रही है। ठीक है, ये अपने एरिया के सिटीजन को गवर्न कर रही है, ये अपने राज्य के सिटीजन को गवर्न कर रही है, और ये पूरे के पूरे देशवासियों को गवर्न कर रही है। तो मतलब कुछ कॉमन सिटीजन होंगे जो इन जो तीनों को द्वारा गवर्न हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बिल्कुल आएगी। तो हमने क्या कर रखा है, इसके और इसके क्षेत्र अलग कर दिए, मतलब किस क्षेत्र में ये काम करेगी, उस क्षेत्र में ये काम नहीं करेगा। इस तरह से कुछ अरेंजमेंट किया हमने। ठीक है, जैसे हर जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने सिटीजन को मतलब सभी सिटीजन को गवर्न करेगी, लेकिन अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। तो इसका जुरिस्डिक्शन अलग है, मान लो इसका जुरिस्डिक्शन ये है, इसमें क्या आ जाएगा अपना मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, और डिफेंस, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अफेयर्स हो गए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा, स्टेट पुलिस एटसेट्रा, ठीक है, पुलिस एटसेट्रा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, और जैसे एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट में जैसे टैक्स लगाना, आपको लोकल किसी जगह पर मेला करवाना है, वो सब चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, देखो साफ साफ लिखा कि स्पेसिफिक मैटर जो जिसके हमने अलॉट कर दिए, वो ही उस पर जो है रूल्स वगैरह बनाएंगे, वही उसको लागू करेंगे। ठीक है, अब किस किस पर, या तो लेजिस्लेशन बना रहे हो, या आप कोई रूल बना रहे हो, या आप कोई टैक्स लगा रहे हो, या आप कोई प्रशासनिक बात कर रहे हो, तो तीनों ही अपने अपने दायरों में फ्री है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने दायरे में, स्टेट गवर्नमेंट अपने दायरे में रूल बनाएगी, और लोकल गवर्नमेंट अपने दायरे में। तो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, या फिर अपना जो है लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो। तो लेजिस्लेशन क्या होता है, कोई भी लॉ मेकिंग चीज होती है ना, उसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। जब हम कानून बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो जुरिस्डिक्शन है टायर्स का, लेवल, रिस्पेक्टिव लेवल्स का गवर्नमेंट का, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ द ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। मतलब क्या है, आप जो एग्जिस्टेंस या अथॉरिटी कर रहे हो हर टायर ऑफ द गवर्नमेंट की, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो आपने, अच्छा यहाँ सेकंड पॉइंट जो करा इससे रिलेटेड ही है कि ये जो आप बात कर रहे हो ना कि सबका जुरिस्डिक्शन अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, मामले एक ही, मतलब लोग एक ही है, मतलब जिन पर आप गवर्न कर रहे हो। लेकिन ये जो बात है जुरिस्डिक्शन की, ये कहाँ लिखी है, ये देश के संविधान में लिखी है। ऐसे ऐसी छोटे मोटे कोई पन्ने पर नहीं लिखा हुआ, संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। आर्टिकल 368 लगता है, आर्टिकल 368, ठीक है, वो अभी आपकी आएगा। वैसे मैं बताता हूँ, आर्टिकल 368 में प्रोसीजर लिखा है कि हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट इज नॉट सो ईजी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या याद करोगे, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय। अब देखो क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल फीचर्स हैं, फंडामेंटल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, ये बहुत सारे हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने डिफाइन किए हुए हैं। तो फेडरलिज्म इज आल्सो अ फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन। और अच्छा, ये जो बेसिक रूल्स होते हैं ना, बेसिक सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केशवानंद भारती केस में निकल के आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बातें नहीं लिखी हुई है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस हो जाएगा अदरवाइज। तो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका, देखो यहाँ पर ये जो कहना चाह रहा है ना, ये कह रहा है कि फेडरेशन जो है ना, फेडरलिज्म का जो फीचर है वो क्या है, वो है बेसिक राइट ऑफ, मतलब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मूल भावना है इसकी। अब मूल भावना को अगर आप चेंज करना चाहो तो ना तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ठीक है, ना तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, ना अकेली स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। इन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी आप जाकर कहीं पे इस संविधान में कुछ बदलाव कर पाओगे। तो फंडामेंटल प्रोविजन कौन कौन से हैं, इसके बहुत सारे हैं। एक क्या है, फेडरलिज्म वाला भी एक प्रोविजन फंडामेंटल प्रोविजन के अंदर आ जाता है।
तो ये बात आपकी हो गई यहाँ पर क्लियर, ठीक है। तो 14 पॉइंट क्लियर हो गया। देखो याद कर लेना, 4 पॉइंट याद करवाए थे। देखो पहला फीचर हमने क्या पढ़ा कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है सब होगी। फिर क्या है, सभी जो गवर्नमेंट है वो अपने अपने डोमेन में फ्री है, ठीक है सब बहुत अच्छी बात है। दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है साहब। और तीसरा क्या है कि ये सारी बातें कहाँ लिखी है, संविधान के अंदर लिखी है। चौथा क्या पढ़ा कि फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो इतने आसान नहीं चेंज करना, ठीक है। उसके लिए आपको आर्टिकल 368 चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब जैसे फेडरलिज्म वाला फीचर हो गया, तो ये इसके अंदर जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसको चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि दोनों ही गवर्नमेंट को आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया आपने, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट से लोगे, तो 50% से ज़्यादा स्टेट्स अगर फॉलो करते हैं, अगर हाँ करते हैं तभी वो चीज़ मान्य होगी, अदरवाइज मान्य नहीं होगी। तो अलग अलग जगह ये पर इस तरह की अलग अलग बातें लिखी हुई, आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए आपको मैंने इतना डिटेल बताया नहीं है। अगला देखो, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब यहाँ पर जो बातें लिखी हुई ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, तो ये यहाँ पर जो बनाने वाले लोग थे ये ज़्यादातर जो थे लॉयर बैकग्राउंड से थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जिस तरह से भाषा लिखी है वो भाषा कई बार लोगों को समझ नहीं आती, ये समझ में आ भी जाती है तो क्या होता है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है वो समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तो उसका जो मतलब कौन बताएगा, संविधान में क्या लिखा है वो बताएंगे कोर्ट्स। तो मतलब कोर्ट्स के पास क्या है, इंटरप्रेट करने की ताकत है, ठीक है। तो इंटरप्रेट कौन करेगा, इसको कोर्ट्स करेंगे। देखो कोर्ट क्या है, लॉयर्स, लॉ से जुड़ा हुई चीज़ है। तो लॉयर क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो उनको कौन समझ सकता है, कोर्ट। तो इसलिए हमने कोर्ट को दे दिया, ठीक है। एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो इंटरप्रेट है वो कौन करेगा, कोर्ट करेगा। और डिफरेंट जो लेवल है उसका पावर क्या होगी ये भी तय कौन करेगा, ये। अच्छा अभी इससे रिलेटेड एग्जाम्पल एक चल रहा है, कोर्ट अभी केस चल रहा है दिल्ली वर्सेस, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वर्सेस वहाँ का LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ये कौन है, ये अपॉइंट करा है किसने, सेंटर ने। अब कोर्ट ने कह दिया कि सब केजरीवाल जो है इसके पास पावर होनी चाहिए क्योंकि चुनाव प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है उसमें अब कोर्ट जो है यहाँ पर मामला चला गया कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, ये मामला चल रहा है। तो अभी 2-1 दिन पहले ही इसका निर्णय आया है, ठीक है। अब सरकार ने इसके खिलाफ फिर से जो है कानून बनाया है। अब देखो क्या पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है, तो लेकिन थोड़ा समझना भी चाहिए अपने को कि ये चलो ये मुद्दा चल रहा है क्लास के अंदर, क्लास के अंदर चल रहा है, तो मतलब अपना न्यूज़ में भी चल रहा है। तो ये एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो न्यूज़ में चल रहा है। अब जाके आपका होमवर्क क्या है तो कोई एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, आगे कुछ करना चाहते हो आप UPSC वगैरह, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जो मुद्दा अपने सिलेबस में है ना उसका जो अगर करंट चल रहा है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फायदा क्या होता है, देखो एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना, याद करने की शक्ति, मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्या होगा कि आपके एग्जाम्स के अंदर अगर आप 1-8 पॉइंट इस तरह का लिखते हो करंट से, ठीक है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएंगे। देखो आपको करंट तो अपने आप ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना करंट क्या होता है कि जैसे आपको एंड तक तो कोई बताएगा नहीं कि भाई ये करंट है, हर आदमी पढ़ता भी नहीं करंट अफेयर, ठीक है। अब आपका काम है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं जितना भी अभी तक का डेटा है जो भी ध्यान में रहता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि जैसे आप साल भर बाद एग्जाम हुआ या कभी भी एग्जाम हुआ, तो आप जब भी पढ़ोगे उसके हो सकता है 2 साल बाद काम आ जाए वो डेटा, ठीक है। तो डेटा आपको अपना खुद का एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सो अगर द हाईएस्ट कोर्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अच्छा अभी क्या कह रहे हैं कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कि पावर किसके पास है, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पायर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा एम्पायर, या फिर हाई कोर्ट, ये दोनों, ठीक है। वैसे सुप्रीम कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सुपीरियर माना गया है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है यहाँ पर ये चीज करते हैं। फिर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द इंश्योर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर क्या है कि किस व्यक्ति को, यानी कि किस गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। एक हमारा फाइनेंस कमीशन भी गठित होता है हर 5 साल में, आर्टिकल 280 है मेरे ख्याल से इसका, ठीक है। उसमें हम लोग तय कर लेते हैं कि भाई सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा लेगी। अब स्टेट के अंदर भी कौन कौन से जो स्टेट से कितने पैसे ले रहे हैं वो भी यहाँ पर यही बताएगा, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, आज कितने स्टेट्स हैं टोटल हमारे पास, आज है हमारे पास 28 स्टेट्स, और कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज है, 8 यूटीज है, ठीक है। तो 28 स्टेट्स के बीच में कितना कितना पैसा किसको देना है वो सब जो है तय कौन करता है, फाइनेंस कमीशन तय करता है, और वो ही फॉर्मूला देता है अगले 5 साल का। और इसके अलावा देखो ये जो रेवेन्यू है, ठीक है, ये सब कहाँ से आएगा, किसके पास आएगा, ये सब बातें जो है यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है, ठीक है। सब आगे देखते हैं। अब देखो ये रहा 7वां फीचर, ठीक है। 6 फीचर हमने पढ़ लिए, 7th फीचर। सो द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो फेडरल फीचर का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लो सेफगार्ड
सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। ठीक है, एक तो आप सेफ गार्ड करो, एक क्या करो, यूनिटी को प्रमोट करो। दूसरा क्या है, वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। दूसरे आप क्या कह रहे हो यहाँ पर, अकोमोडेट क्या करो, रीजनल डाइवर्सिटी, accommodate regional diversity. So government at different level should agree to the same rules of power sharing. अब गवर्नमेंट जो है अलग अलग लेवल पर वो सेम रूल ऑफ पावर शेयरिंग पर फॉलो करती है। ठीक है, दे शुड नो ऑल्सो ट्रस्ट। अब देखो गवर्नमेंट को एक्चुअली क्या करना चाहिए, एक दूसरे को सेम, ये तो मैंने आपको बता दिया इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है। ठीक है, फेडरल सिस्टम के एम ये है कि सब सेफगार्ड करें यूनिटी को देश की, दूसरा डाइवर्सिटी भी मेंटेन रखें। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है एक दूसरे को ट्रस्ट करनी चाहिए, अलग अलग लेवल की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, भले वो किसी भी सरकार, कोई भी पार्टी जो है वहां पर सरकार बना रही हो। सो दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर, अवॉइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, एंड आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। देखो ये सब आइडियल बातें लिखी हुई है यहाँ पर कि ये चीज होनी चाहिए कि सब म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सब बिल्कुल जरूरी है देश की अखंडता एकता के लिए। और उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, सब हमारा जो है एक साथ रहेंगे, भले हम लड़ेंगे, भले हम कुछ भी करेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है, हमारे मतभेद भी होंगे, लेकिन हम रहेंगे एक साथ। सो ये चीजें यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो 7 फीचर आपके दिए हुए हैं, 7 फीचर जो है आपको याद कर लेना है, एक बार नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, समझ लेने एक एक चीज को, कोई भी डाउट आता है तो आपको बार बार जो है आप इस वीडियोस को देख सकते हैं। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैज बीन फॉर्म। अब देखो 2 तरह के यहाँ पर आपकी किताब में दिए हुए कि फेडरेशन बनते कैसे हैं, 2 तरह से बनते हैं। देखो एक क्या है कि एक आपके पास ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, ऐसे अलग अलग एरियाज है। ठीक है, अब ये लोग साथ में पार्टी कर रहे थे, चाय पार्टी। ठीक है, चाय पे चर्चा, मान लो, चाहे मान लेते, मानने में जाता, अपने कर रहे नहीं कर रहे, अपनी करना। देखो ये हो गया अपना, मिटा दे इसको। मान लो ये यहाँ पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चाय पर चर्चा, तो जब चाय पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा, अब इन्होंने कहा एक काम करते हैं यार, अपने अलग अलग पावर बटी हुई है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको एक देश बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक देश बना लिया, तो दिस इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह की चीजें अपने को दे रखी है कि 2 काइंड ऑफ, अच्छा इसमें एक सेकंड ना, ये कहाँ गया स्लाइड्स, इसमें लिखी भी नहीं क्या, अच्छा उसकी डेफिनेशन दे देती वहां पे, कोई बात नहीं, एक सेकंड ना। ओके, देखो 2 तरह के, मैं बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ आपकी किताब में। 2 तरह की बातें लिखी है। एक तो अगर 4, 10, 8 देश साथ में बैठे, ये लोग कहते हैं कि चलो एक देश बनाते हैं, तो ये तो एक देश बन गए। ठीक है, अब ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ये जो है ये देश इस तरह के बने हुए हैं। ठीक है, कुछ होते हैं कि सब एक पूरा देश एक ही था, जैसे इंडिया। अब इंडिया ने कहा यार इतने बड़े को हमें मतलब कैसे मैनेज करेंगे, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, तो इन्होंने कहा एक काम करो, इसके अपन क्या करें, टुकड़े कर देते हैं। बोले क्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से कर देते हैं कि साहब प्रशासनिक दृष्टि से सही रहेंगे, चलाने के लिए अलग अलग टुकड़े सही रहते हैं, एक इतना बड़ा टुकड़ा करना चलाना मुश्किल काम है। उसके बाद हमने थोड़ा सा लोकल रीजनल लेवल के हिसाब से या लैंग्वेज के हिसाब से भी इस चीज़ को करा था कि चलो कई बार जो मांग उठती है वो पूरी करनी पड़ती है, तो लैंग्वेज के हिसाब से हमने इसको यहाँ पर पूरा कर दिया था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत भी दिया, जैसे तेलंगाना वो डेवलपमेंट के नाम पे बना है। ठीक है, जैसे आंध्र था वो क्या बना था, लैंग्वेज के मुद्दे पर बना था। ठीक है, कल्चर लैंग्वेज, इस तरह का शेयर्ड कल्चर अगर अपने पास रहता है तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये 2 तरीके आपको यहाँ पर दिए हुए थे। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था मैंने आपको बताया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। मतलब अब ये साथ में है ना, कमिंग मतलब क्या था, साथ में आना, ये साथ में है, इसलिए सब कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये वाला क्या था, ये पहले देश था फिर टूट के बना अलग अलग, तो ये क्या हो गया, होल्डिंग ऑन फेडरेशन। ठीक है, अब ये एक्चुअली देखो, आप अगर भारत का संविधान पढ़ेंगे ना, तो आपको भारत के संविधान में फेडरल वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, भारत के संविधान में आपको फेडरल वर्ड नहीं मिलेगा, आपको यूनियन ऑफ इंडिया मिलेगा, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि भारत जो है फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन का मतलब उस सेंस में नहीं है, फेडरेशन मतलब क्या हो गया कि भारत मिलके नहीं बना किसी से, भारत जो था एक पहले पूरा देश था, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए जो है ना इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे भारत, आप सब समझो एक कंपनी चला रहे हो, आप एक कंपनी जब चलाओगे आप, तो कंपनी चलाने के लिए आपको क्या करना होगा, मतलब हो सकता है कि आपको कई पार्ट में कंपनी को तोड़ना पड़े और ऑपरेशंस को अलग अलग बांटना पड़े। ठीक है, तो जब आप ऑपरेशंस को अलग अलग बांट दोगे ना, तो आपके मान लो 4 बेटे, चारों बेटों को आपने अलग अलग चीज दे दी, इससे होगा क्या कि चल तो सभी एक ही नाम पे रहना, चल एक ही लिए, लेकिन हमने पर्पस अलग अलग कर दिए ताकि जो है क्लैशेस वगैरह ना हो जाए या एडमिनिस्ट्रेशन उसका आसान हो जाए और अपना अपना डोमेन उनका हो जाए कि चलो ये हमारा डोमेन है,
इसमें हमें बेस्ट करना है, तो फोकस ज़्यादा रहेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। इस हिसाब से हमने एफिशिएंसी के हिसाब से जो है यहाँ पर हमने ये चीज़ कर रखी है। तो इसका एग्जांपल आपको पता है जिस देश में आप रहते हो उसका नाम हो गया, इसके अलावा स्पेन हो गया, इसके अलावा बेल्जियम हो गया, तो एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप जो है दुनिया से निकाल सकते हो। तो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आप जाके एक बार वर्ल्ड में गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, दीज टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये तो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली इसके आगे ये दोनों चीज़ लिखनी चाहिए थी, आई थिंक सो सब मिस हो गया कुछ पॉइंट, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये चीज़ है आपके बुक में दिया हुआ है, अब इसमें ब्लैक डार्क में दिया हुआ है, डार्क बोल्ड करके, तो आपको आराम से दिख जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, आगे देखो ज्यूरिसडिक्शन। अब यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है इसका, देखो द एरिया। अब ज्यूरिसडिक्शन हमने वर्ड आया था ना बीच में, तो उसका ग्लॉसरी दिया हुआ, तो ग्लॉसरी आप हमेशा पढ़ो, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते कई बार इससे। तो ज्यूरिसडिक्शन और नहीं भी पूछेंगे ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली आपकी लिख क्या रहे हो, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन क्या हो गया, एरिया ओवर विच सम वन हैज लीगल अथॉरिटी, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब ये क्या कह रहा है कि एरिया जिसके अंदर कोई लीगल अथॉरिटी है, विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, मतलब ये अगर आपका ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब इस एरिया में, जैसे आपका घर है, इस घर पर आपके पापा का अधिकार है, आपके दादाजी का अधिकार है। अब दादाजी का ज्यूरिसडिक्शन है, तो दादाजी जो कहेंगे वो चलेगा, वही काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो द एरिया ओवर विच समवन हैज द लीगल अथॉरिटी, जिसके पास कुछ लीगल अथॉरिटी हो, द एरिया में बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो एरिया जो है उसको हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, और हम क्या करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के रूप में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आगे का टॉपिक जो है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जस्ट अ मिनट। व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री। अब इंडिया को क्या चीज फेडरल बनाती है वो पढ़ेंगे। अब देखो ज्यूरिसडिक्शन पढ़ लिया आपने, अब आगे अपन पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, राइट। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, लाइन टू लाइन में आपको एक एक चीज समझाते जा रहा हूं, ठीक है। और किताब से कुछ पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे तो आप एक नोट्स लिख लेना, क्योंकि ये चीज आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो क्या कह रहा है कि संविधान में पहले 2 टायर ऑफ सिस्टम बनाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। संविधान के अंदर लोकल बॉडीज का कहीं पर भी जिक्र नहीं था, मतलब इसके बारे में नहीं बताया था, बट ऐसा नहीं कि पहले थी नहीं, एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, बन चुकी थी। लेकिन हुआ क्या कि चलो एक बार लाइन टू लाइन पढ़ लेते, फिर अपन बता दूंगा आपको एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ स्टेट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गया, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब एक्चुअली ये पहले बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी, कहीं कर रही थी कहीं नहीं कर रही थी, उसके पास कुछ भी जो डिफाइंड पावर्स नहीं थी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, कोई भी लॉ नहीं था, ठीक है, सच। और स्टेट गवर्नमेंट मनमानी करती थी, कभी इलेक्शन करवा दिए, कभी नहीं करवाए, कभी मान लो कि पैसा देके कुछ करवा दिया, तो मतलब बहुत सारे धांधली होती थी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर लोकल बॉडीज को इन्होंने क्या करा, एक संवैधानिक स्टेटस दे दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। अब इसके फायदा क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से, तो देखो यहां पर जब ये स्टेटस दे दिया तो यहां पर क्या हुआ, 2 चीज हुई। गांव के अंदर ये हो गई पंचायत शुरू, ठीक है, और शहर के अंदर क्या हो गया, शहर के अंदर हो गया म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, ये शुरू। तो ये क्या हो गया, ये दोनों मतलब अपने में डोमेन अलग इनके, तो ये जो है लोकल बॉडीज हो गई। तो अब जो है हमारे पास 3 टायर ऑफ सिस्टम हो गया, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये चीज हो गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखो आपने अगर संविधान नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के अंदर है ना शेड्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। आई थिंक सो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर शेड्यूल्स दे रखे हैं, शेड्यूल्स के अंदर इन डिटेल जो है पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इसकी जो पावर्स हैं वो डिवाइड करी हुई है, ठीक है। इसमें 3 तरह की लिस्ट हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट बोलते हैं इसको, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉ बनाती है वो सेंटर बनाएगी, यहाँ पर जो लॉ बनाएगी वो कौन बनाएगी, स्टेट बनाएगी, और यहाँ पर दोनों को अधिकार होता है, सेंटर को भी स्टेट को भी, लेकिन डोमिनेंसी किसकी रहेगी, सेंटर की रहेगी। तो दिस इज द गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर जो यहाँ पर लिखी हुई है कहाँ गया, एक सेकंड, ये रहा,
लेजिस्लेटिव पावर, तो इस लेजिस्लेटिव पावर को हमने यहाँ पर 7 शेड्यूल के अंदर क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किसकी क्या पावर्स रहेगी और कौन जहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर मान लो कि कोई नया फील्ड उभर के आता है, जैसे आईटी फील्ड जो है अभी बाद में उभर के आया, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत पहले बन गया था, तो जब ये उभर के आया तो इन सब जो भी उभरती हुई पावर्स आएगी जो हमने अभी उस समय सोची नहीं थी, उनको हम रेजिडरी पावर के अंदर लेंगे और रेजिडरी पावर जो है बाय डिफॉल्ट किसके पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास चली जाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के या सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास चली जाएगी। मतलब कानून बनाने की शक्ति जो होगी वो पार्लियामेंट के पास आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो रेजिडरी पावर मतलब बची खुची चीजें, तो बची खुची चीजें जितनी बच गई या हम देख नहीं पाए या कोई नई चीज निकल के आई, वो सारी जो शक्तियां हैं वो शक्तियां बाय डिफॉल्ट किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। देखो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है जो आपकी किताब में नहीं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि हमने पढ़ा कि सब इंडिया में फेडरेशन फॉलो हो रहा है, फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पावर को शेयर करी है। लेकिन आपने साथ में ये और देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है, ये जो है ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू स्टेट वन। वाई? बिकॉज वी हैव टू मेंटेन द यूनिटी एंड दैट इज वाई वी आर गिविंग मोर पावर टू center powers. Why? And second point is we are a union of state, we are not a federation, so that is why we have model a bias toward the unity. We are federal in this respect, but we have a bias toward the central things, यानी कि we have the bias toward the unitary model, ठीक है, we have a slight tilt toward the unitary model. So this is the thing I wanted to make you sure that you understand the things. मतलब क्या हुआ कि हमारा फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन हमारा जो झुकाव है वो केंद्र की शक्तियों की तरफ ज्यादा है। मतलब स्टेट से ज्यादा शक्तिशाली यहाँ पर हमने केंद्र को बना रखा है कई मामलों के अंदर, ठीक है। बहुत सारे रीजन है। एक रीजन क्या हो गया कि हमें जो अखंडता भारत की एकता है उसको बना के रखना है, तो हम यहाँ पर जो है मतलब स्टेट्स को ज्यादा पावर नहीं दे सकते। नहीं तो स्टेट्स अगर पावरफुल होंगे तो दिन भर क्या डिमांड करेंगे कि भाई हमें अलग देश दे दो, हमें अलग कर दो, हमें ये सब कर दो। तो इस तरह की डिमांड्स यहाँ पर ये चीज़ें होने लग जाएगी और फिर वो हम रोक भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, अब देखो रेजिडरी और स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यूनियन लिस्ट दे रखी है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जो केंद्र सरकार यहाँ पर, केंद्र जो है वो यहाँ पर मतलब कानून बनाएगा, तो मतलब सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या होता है? पार्लियामेंट, ठीक है। ये तो आपके देश की संसद जो है वो यहाँ पर कानून बनाएगी। अब ये इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं? इसमें सब्जेक्ट वो आते हैं जो हमारे लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कैसा, क्या क्या चीजें? जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली ये देश के सरकार का काम है, लेकिन केंद्र सरकार या पार्लियामेंट का काम है। तो पहला क्या हो गया? डिफेंस, ठीक है। ये किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में। यह किस में आएगा? यूनियन लिस्ट में। इसमें किसको शक्तियां हैं? इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर को शक्तियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और क्या आएगा इसके अलावा? फॉरेन ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स, मतलब एक्सटर्नल अफेयर जो हमारे चल रहे हैं वो यहाँ पर किसके साथ आएंगे? वो हमारे इसी में आएंगे, यूनियन लिस्ट में आएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशंस जो आएंगे हमारे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो करेंसीज हैं वो इसमें आ जाएगी, बैंकिंग सिस्टम है वो इसमें आ जाएगा। और दे ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। बिकॉज ये सब चीजें इसमें क्यों डाली गई? देखो कुछ तो नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे को ऐसी चीजें चाहिए जो देश के लिए, पूरे देश के लिए एक समान रहे, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ चीजों को डाला हुआ है। सो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो होगी, केंद्र सरकार जो बनी है वो यहाँ पर कानून बनाएगी इन सारे मुद्दों से रिलेटेड। सो दिस इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। तो आई हैव एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये 4 एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इसको आपको एग्जाम्स के अंदर जो है यहाँ पर कोट करने के काम आ जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पर सरकारें राज्य वाली जो है कानून बनाती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे आएंगे? देखो स्टेट के अंदर मुद्दे कौन कौन से आएंगे? पुलिस क्या आएगा? ट्रेड का आएगा, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड, ये एक्चुअली एक होगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। और क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का वाला मुद्दा यहाँ आ जाएगा, इरिगेशन का वाला मुद्दा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो है स्टेट लिस्ट होगी, ठीक है। स्टेट कानून बनाएगा। अगला है कंकरेंट लिस्ट, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें दोनों का अलाउड है कोई भी कानून बनाए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे एजुकेशन, एजुकेशन पे दोनों का है, ठीक है। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ट्रेड एंड कॉमर्स वहाँ था, ट्रेड एंड यूनियन यहाँ है, ठीक है। ट्रेड यूनियन देखो ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है, कई बार यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते, कई बार यहाँ से उठा के सेंटर पर डाल देते, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो देश को आज़ाद होने के बाद कई बार ऐसे हुआ है कि एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में ट्रांसफर किया गया कोई चीज़ें, ठीक है। मैरिज इसमें आ जाएगा, मैरिज कॉन्करेंट है।
एडॉप्शन को भी कॉन्करेंट है, ठीक है, सक्सेशन एटसेट्रा। तो ये सारे इसमें आ गए। अब इसमें क्या है, सेंटर भी कानून बनाएगा, स्टेट भी बनाएगा, लेकिन मान लो दोनों के कानून विरोधी हो गए, तनातनी हो गई, तो यहाँ पर चलेगा किसका, सेंटर का। क्यों, सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, दादाजी ज़्यादा पावरफुल हैं पिताजी से ज़्यादा, तो दादाजी की चलेगी, बात खत्म हो गई। सो इफ देयर लॉस कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, बस हो गया, बात खत्म, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज अ सब्जेक्ट लेजिस्लेट ऑन दिस। अच्छा, अब ये रेजिडरी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना कि आईटी वगैरह हो गया, जो किसी क्षेत्र में नहीं आता, मतलब जो किसी फील्ड में यूनियन सेंटर और स्टेट में किसी, यूनियन कंकरेंट और स्टेट में किसी में नहीं आता। अब जो बचा हुआ है वो किस में जाएगा, सब जो बचा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट जो है वहाँ पर कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कानून बनाएगी और कोई नहीं बनाएगी, क्योंकि हमको क्या मालूम कि आगे क्या सब्जेक्ट इमर्ज हो के आए, ठीक है। तो हमने कहा भाई सेफ साइड चलते हैं, तो सारा जो दामोदार है हम किसको सौंप देते हैं, हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो देते हैं। अगर उनको लगेगा तो ठीक है सर, हम स्टेट के अंदर भी दे देंगे, कंकरेंट में भी दे सकते हैं, वो चीज़ हो गई। यहाँ तक मैटर आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अच्छा, ये वो यहाँ पर आ गया है, एक मिनट, एक सेकंड, कहाँ गया, ये हो गया, यहाँ तक हो गया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आया, होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट, द ऑल स्टेट ऑफ द यूनियन यूनिट डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर्स। अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक चीज़ बताई आपको कि स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमने स्पेशल अधिकार देना पड़ा, ठीक है, कुछ ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसको हमें स्पेशल अधिकार देना पड़ा। जैसे आप देखो आर्टिकल 371, अच्छा एक पहले आर्टिकल 370 और था, ठीक है, वो अभी उड़ गया संविधान से, क्योंकि उड़ा नहीं है, मतलब अमेंड हो गया है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल था, ये पहले क्या करता था, कश्मीर को विशेष पावर्स दे रहा था, ठीक है। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू आपका ज्योग्राफी ऐसी है, आपका कल्चर अलग है, या फिर आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा एलिनेटेड फील कर रहे हैं। तो भारत सरकार की एक अच्छी फिलोसफी है कि कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं करती, ठीक है, आप हमारे साथ रहो, आपको अलग रहना अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो है ना हमारे साथ रहो। अब रहते रहते क्या होता है कि इंसान का मन मिलने लग जाता है, ठीक है। तो जब आप साथ में रहोगे, ठीक है, तो मन मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इंटीग्रेट हो जाओगे हमारे में, ठीक है। तो ये भारत सरकार जो है अपना टाइम लेने के लिए मौका देती है। तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे के सारे जो है इंजॉय करते हैं स्पेशल पावर्स, थोड़ी कुछ पावर्स इनके पास स्पेशल है। क्यों, क्योंकि इनके टेरेन अलग है, थोड़ा इनकी कल्चर अलग है। तो आर्टिकल 371 में ये सब चीज़ें दी हुई है। क्यों, तो यहाँ लिखा हुआ है सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, इस तरह के कुछ यहाँ पर रहे हैं। काफ़ी लंबा एक टॉपिक है, इसका पूरा दो घंटे का लेक्चर बन सकता है। सो दिस स्पेशल पावर स्पेशली इंजॉयड इन द रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। अब देखो ये जो पावर्स इनको दी गई है वो क्यों दी गई है, क्योंकि एक तो इनका लैंड राइट्स है, जो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मूलभूत जो लोग हैं उनके पास जो है यहाँ पर लैंड के राइट्स रहें। दूसरा, इनका कल्चर अलग है और प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट जॉब में इनको मिले। क्यों, क्योंकि देखो ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पर लगभग ये वाले एरियाज हैं, तो ये थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरियाज था। तो उस समय यहाँ पर जो है इनको ये सुविधा दी गई। सो इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय। अच्छा, अब आप जब यहाँ के लैंड के यहाँ के निवासी नहीं हैं तो आप आज जाके वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। वाई, क्योंकि हमको इनके खुद के लोकल जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं इनको डर है कि बाहर से अगर लोग आएंगे और यहाँ पे लैंड खरीदेंगे तो हमारा जो डेमोग्राफी है वो जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी या बिल्कुल हमारे डिसफेवर में हो जाएगी, क्योंकि बाहर से लोग आगे बस गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। जैसे बहुत सारे केसेस कारण हो सकते हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर लोग चाहते हैं। तो लोगों की हमने रेस्पेक्ट दे दी, उनकी फीलिंग्स। देखो इंडिया में देखो कितना अच्छा मॉडल चल रहा है, मतलब सरकार यहाँ पर आप देखो कि माइनॉरिटी बिल्कुल एक दो व्यक्ति भी होगा ना, उसकी भी बात सुनने को रेडी है, उसकी भी बात मानने को रेडी है। इसलिए भारत तक जो है इतने सालों तक टिका हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति विशेष एरिया का हो, हमने सबको छूट दी है, ठीक है। बस हमसे अलग मत हो और मतलब बदतमीजी मत करो कि साहब हम आतंकवाद फैलाएंगे, हम नक्सलिज्म फैलाएंगे, नहीं, वो नहीं। आप शांति से रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये कितनी अच्छी बात कर रखी है। जबकि आप श्रीलंका गए थे, श्रीलंका में थोड़े दिन पहले आप चैप्टर के अंदर गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह की बातें हुई थी 2009 में, फिर वॉर खत्म हुआ था उनका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भारत जो कहते हैं ना कि साहब अच्छा नहीं है, देखो कितना अच्छा आपको पता लग रहा है। सो स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पर लैंड और हाउस नहीं कर सकते। अब जैसे एरिया होगा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अच्छा ये जो एरिया है ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। क्यों, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो दोनों एरिया में आ सकती है, लेकिन हमने इनको क्या करा, यूनियन टेरिटरीज बना दिया, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ पावर। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यूनियन टेरिटरी क्या होती है, यहाँ पर जो सरकार है ना, मतलब केंद्र सरकार एक्चुअली इसकी चलती है ज़्यादा, ठीक है, सरकार की चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। अब कुछ जगह पर स्टेट गवर्नमेंट बनी हुई है, जैसे कि दिल्ली में बनी हुई है, ठीक है। दिल्ली में जो है यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है अभी एट प्रेजेंट, केजरीवाल की सरकार है।
तो ये एक्चुअली कुछ डोमेन जो है इसके ये एक्चुअली सबऑर्डिनेटेड रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में केंद्र भी बैठता है। अब अगर हम इसको ज़्यादा पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो एट दैट मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिल गई तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। दादाजी रहेंगे, तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पर इनकी पावर को थोड़ा कल्मिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड द यूटीज। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेसिक टू द स्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जो शेयरिंग ऑफ पावर है, जैसे कि फेडरल फीचर है, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब यूनियन और स्टेट्स के अंदर जो पावर शेयरिंग हो रही है, ये क्या है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये किस केस के अंदर जो है ये थ्योरी निकल के आई थी, केशवानंद भारती केस में ये थ्योरी निकल के आई थी। ये कब आया था, 1973 में हुआ था ये केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि आप संविधान को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन आप उसकी मूल भावना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि कल से कोई इक्वालिटी नहीं रहेगी, हम आपको इक्वालिटी नहीं देंगे, इस तरह की बातें आप जो वहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। अब पार्लियामेंट कैनॉट चेंज ऑन इट्स ओन दिस अरेंजमेंट, ठीक है। एनी चेंज हैज टू बी फर्स्ट पास बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजॉरिटी, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। अब देखो क्या कह रहा है, तो मैंने आपको बताया कि फेडरल फीचर जो है वो एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये जो अगर बेसिक है तो ये मतलब क्या है, अगर आप इसको बदलना चाह रहे हो, ना, तो इसको इतना ईजी नहीं है। बदलने के लिए आपको क्या करना है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस से आपको पहले सहमति लेनी है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी आएगी दोनों जगह पे, वो टफ मेजोरिटी है, मतलब 2/3 मेंबर जो होंगे ना, वो अगर उसको रेटिफाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये बिल फेल हो जाएगा। मतलब जो भी आप बिल लेके आ रहे हो उसकी पावर्स को कर्टल करने के लिए वो 2/3 मतलब कितना हो गया, 66.66, ठीक है। इतने % लोग जो हैं इसको अगर रेटिफाई करते हैं तो ठीक है। अब यहां पर देखो आप, देखो यहां पर क्या कह रहा है, 2/3 मेजोरिटी हो गया, अरे यार कहां गया, ये 2/3 मेजोरिटी हो गया, ठीक है। 2/3 जो लोग बैठे हैं उनका 2/3 मत अगर आपके फेवर में है तो आप कुछ हो सकता कर दो, सो देन इट हैज टू बी रेटिफाइड। अच्छा, अब मान लो कि आपने 2/3 से करवा भी लिया पूरा पार्लियामेंट से, मतलब लोकसभा से भी करवा लिया, राज्यसभा से भी करवा लिया। अब राज्यसभा से लोकसभा से होने के ना, उसके बाद क्या होता है कि स्टेट्स के पास ये बिल जाएगा, ठीक है। अब स्टेट्स में मान लो 28 है, तो मिनिमम 50% से ज़्यादा स्टेट्स अगर हाँ करते हैं तो ही हम इस बिल को पास मानेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा, फिर प्रेसिडेंट जो है इसको साइन कर देगा, और प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर मामला ये सब साइड हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो यानी कि 15 स्टेट अगर हाँ कर देते हैं तो ये बिल हम पास कर सकते हैं। कौन सा वाला बिल है, कौन सा वाला एक्ट है ये मतलब फेडरलिज्म वाला से रिलेटेड है कि अगर फेडरल फीचर में आपको बदलाव करने हैं तो इस तरह की चीज़ आपको करनी पड़ेगी। मतलब फेडरल फीचर क्या होता है कि सेंटर और स्टेट की जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है साहब। ये देखो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान से इसको बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मतलब 2-3 बार पढ़ेंगे तो ईजी लगने लग जाती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया पहले वाले स्लाइड में कि अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो गया कि कौन सी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर कम है, क्या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के लेकर कोई विवाद हो गया, विवाद होने के केस में आपके पास 2 कोर्ट हैं, एक तो है हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों में से आप किसी भी कोर्ट में जाओ, अगर हाई कोर्ट के मुद्दे से हाई कोर्ट के जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द, देखो अगर गवर्नमेंट लड़ती है तो सेंटर कोर्ट के पास जाएगी। तो यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन द ऑर्डर टू कैरी ऑन दिस गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब आपको कुछ हमने जिम्मेदारी दे रखी है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो पैसा आप क्या करोगे, टैक्स लगा कर ले लोगे, ठीक है। टैक्स लगा के आप जो है सरकार पर लेने की शक्ति कहाँ पर लिखी हुई है, संविधान के अंदर लिखी हुई, कौन सी जो है चीज़ कौन। अच्छा, आजकल तो वैसे जीएसटी आ चुका है। अब देखो ये जो है 1947 का मैप है इंडिया का, ठीक है। इसमें देखो आप अलग अलग तरह के प्रोविंस यहाँ पर बनाए हुए हैं, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस उड़ीसा, हैदराबाद, बॉम्बे प्रोविंस, गुजरात प्रोविंस, इतना सा देखो है ना, इतना सा। फिर ये यहाँ पर देखो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सारे जो है एरिया से अलग है। तो दिस वॉज द मैप ऑफ दिस 1947। तो यहाँ पर काफ़ी टूटा फूटा मैप था, ठीक है। अब जो आज का जो प्रेजेंट का मैप है उससे काफ़ी थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे एरियाज को मर्ज कर दिया। देखो ये वाला जो है मैप आज का दिख रहा है हमको, आज का लेटेस्ट मैप है, ये तेलंगाना के साथ यहाँ पर आ रहा है, आंध्रा से तेलंगाना अलग हो चुका है, ठीक है। ये वाला जो है लेटेस्ट मैप आ रहा है, यहाँ पंजाब और हरियाणा
ये अलग हुए थे, गुजरात और बॉम्बे ये अलग हुए थे, ठीक है। ये पूरा मर्ज हो गया, राजस्थान एक हो गया, ठीक है। ये दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। ये दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आप प्रेजेंट वाला मैप देख सकते हो। तो रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म कैसे आएगी, कैन बी अट्रिब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक। अच्छा, अब आप फेडरलिज्म सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको कैसे देखोगे? इसको आप देखने के लिए आप क्या करोगे कि हमारे यहाँ पर किस तरह की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो रही है, नेचर क्या है उसका, वो चीज़ आप जजमेंट करोगे। तो पहला है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। सो क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो क्या है कि लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने का जो चीज़ थी वो पहला और सबसे बड़ा टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का इन आवर कंट्री, ठीक है। So in 1947 the boundary of several old states of India were changed in order to create new state। अब 1947 के अंदर क्या होता है कि जो बाउंड्री होती है सेवरल ओल्ड स्टेट की, इसको हम तोड़ देते हैं और चेंज कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, ये मैप जो आज आप देख रहे हो ना बहुत समय में बनाया, ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने बना दिया, ठीक है। तो हमने कुछ एरियाज को मर्ज किया और नया स्टेट बनाया। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, जोधपुर महाराजा था, ठीक है, जयपुर एक राज्य था, ठीक है, इसी तरह भरतपुर था, है ना, इधर आप देखो बीकानेर स्टेट था, बहुत सारे थे, ठीक है। इन अजमेर रियासत थी, किशनगढ़ रियासत थी, एटसेट्रा, इन सबको मैंने मर्ज किया। मेवाड़ था, ठीक है, कोटा था, बूंदी था, ये सारे राज्य थे प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको हमने जोड़ के एक किया, ठीक है। इसी तरह से अजमेर था, अजमेर क्या था, एक एक्चुअली यहाँ पर तो सीधा मतलब केंद्र शासित प्रदेश के टाइप का था, यहाँ पर सीधा अंग्रेजों का हुकूमत चलती थी। सो हमने क्या किया, दिस वॉज डन ताकि जो लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं, एक तरह का कल्चर है, वो लगभग एक स्टेट में रहे, इस तरह की हमने अरेंजमेंट की थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम भाषा के आधार पर हम अलग राज्य बनाने को आतुर थे या रेडी थे। क्यों? क्योंकि हमें ये डर था कि चलो भाषा के आधार पर अगर हमने एक स्टेट बना दिया तो ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे एक तो डिमांड्स क्रिएट हो जाएगी कि सब हमारा स्टेट बनाओ अलग अलग। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि अगर अपन ऐसा बना दिया, तो ये डर था जवाहरलाल नेहरू जी को और बहुत सारे सीनियर लीडर्स को कि अगर हमने ऐसा करा कि भाषा के आधार पर एक हमने राज्य बनाया तो उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि भाषा के आधार पर हमारे देश का बंटवारा ना हो जाए। ये डर जो था, इसके कारण जो है ये लोग इतने सहज महसूस नहीं कर रहे थे कि हम जो है भाषा के आधार पर देश के अलग अलग राज्य बनाते हैं। हाँ ठीक है, हम लोगों ने बना दिया बिना किसी के कहे, बिना कोई विवाद हुए, ठीक है, हमने बना दिया, जहां तक पॉसिबल था बना दिया, इससे ज़्यादा हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स चेंज होती है, ठीक है। एक यहाँ पर तमिलनाडु से आंध्रा अलग होने के लिए आंध्रा के एक लीडर थे पोटी श्री रामलू, वो 56 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके भूख हड़ताल पर बैठने से क्या हुआ कि वहाँ के जो वो जो लोग वो जो लीडर थे वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि लीडर की डेथ के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त नंबर्स में वायलेंस हो जाता है। अब वायलेंस के कारण क्या होता है, केंद्र सरकार को मानना पड़ता है कि चलो ठीक है, हम जो है इसको अलग कर देंगे और इसको अंदर अलग कर देंगे। तो ये तेलंगाना वाला जो एरिया है ये पूरा क्या था, पहले हैदराबाद स्टेट था, तो इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। आंध्रा वाला जो एरिया है हमने भाषा के आधार पर अलग किया था। अब हमको लगता था चलो यार ऐसा नहीं हो जाएगा कहीं और भी लोग डिमांड करेंगे, तो हुआ भी ऐसा ही। यहाँ पर देखो ये डिमांड हुई, ये डिमांड हुई, ठीक है। लेकिन जो हमारा एक डर था ना कि चलो यार इसके कारण जो है देश टूट फूट नहीं जाए, अलग देश की डिमांड नहीं उठ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ अभी तक और आगे भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारे फियर्स थे वो ड्रॉप हो गए क्योंकि हमने जो है वैरायटी को अकोमोडेट कर दिया, अकोमोडेटिव पॉलिसीज अपनाई, ठीक है। हमने डिविसिव वाली पॉलिसीज नहीं अपनाई, मेजोरिटेरियनिज्म वाली पॉलिसीज नहीं अपनाई। हमने कभी भी हिंदी को जो है यहाँ पर नीचे के राज्यों में थोपा नहीं है, जबकि साउथ से बहुत अच्छा पोजीशन मिल रहा है क्योंकि 40% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है यहाँ पर जो है नीचे वाला जो, ठीक है, यहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है, तो इनकी लैंग्वेजेस अलग है। अब जब इनकी लैंग्वेजेस अलग हैं तो यहाँ पर क्या है, ये लोग कहते हैं कि सब नेशनल लैंग्वेज आप किसी को देना, ऑफिशियल लैंग्वेज भी आप दूसरी लैंग्वेजेस को भी रखो। तो हमने आज की डेट तक 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रखी हुई है। खैर वो टॉपिक पूरा आगे आएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। और शेड्यूल्स पर डाला हुआ है मतलब भारत के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड जोग्राफी। और इसमें कौन कौन से स्टेट्स थे जिसमें हमने कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट किया, ये वाले सारे स्टेट्स थे हमारे, एटसेट्रा। एक दो स्टेट्स और इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर चिपका दी जो बुक में लिखी हुई थी, पर आपको मैंने बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक भाषा में समझाया। सो देन द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस रेज सम नेशनल लीडर फोर्स द कंट्री फियर्ड, मतलब डर लग रहा था इनको कि दैट इट वुड लीड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, मतलब ये जो है कंट्री
टूट जाएगी, कंट्री जो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ये इनको डर था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक तो टुकड़ा हो ही चुका है ना, पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान का भी हमने 2 टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हमने नहीं किया, मतलब खुद अपने लखनऊ से हुआ है, तो इंडिया और पाकिस्तान का, बांग्लादेश का टुकड़ा हो गया। अब हमारे मतलब 3 टुकड़े हुए एक तरह से। अब हमें ये डर था कि सब ये नहीं हो जाए कि इसके कारण हमारा फिर से टुकड़ा हो जाए, तो ये डर था। पर हुआ क्या कि इस तरह की कोई बात हमारे यहाँ पर हुई नहीं, ग्रेटली, मतलब अच्छा हुआ ये चीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब हमारे देश के लोग और लीडर्स काफ़ी समझदार हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कंटेन हो गई, घर की लड़ाई घर में सुलट गई, बात खत्म। अगला है लैंग्वेज पॉलिसी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक नेशनल पॉलिसी डिक्लेयर करनी थी, नेशनल लैंग्वेज, पर हम चाह रहे थे कि सब हिंदी हो जाए। लेकिन हिंदी क्यों हो जाए, क्योंकि हिंदी 40% लोग तो बोलते हैं, बाकी कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं जो इतने % लोग बोलते हैं। अब मुद्दा क्या हुआ कि यहाँ पर आज पहली बात तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि आज तक हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है नहीं, ठीक है। अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी हम चाह रहे थे भाई हिंदी हो जाए एक तो, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि हमने 10 एक साल के लिए, मतलब 1965 तक हमने एक वो रखा था कि चलो इंग्लिश भी साथ में रखेंगे, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स को हिंदी नहीं आती होगी, तो शायद इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेंगे, तो इंग्लिश भी हमने साथ में रखी। तो इंग्लिश और हिंदी जो है आज भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये बात आप क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर ये इंडियन फेडरेशन का सेकंड टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशनल ने डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, बट हिंदी के साथ में, देखो हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज बना रखा है, लेकिन हिंदी के साथ में आज की डेट में 21 लैंग्वेजेस और हैं जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। इसी लैंग्वेज को हमने 22 है, टोटल 22 हो गए नहीं, इन 22 लैंग्वेजेस को हमने जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और यहाँ पर शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स के अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम शेड्यूल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल लैंग्वेज भी बोलते हैं। शेड्यूल क्या है, एक्चुअली अलग से एक लिखा हुआ डिटेल्स ना, अपेंडिक्स टाइप का आप मान सकते हो। अच्छा, आपके बुक में अपेंडिक्स दिया होता है ना, वैसे अपेंडिक्स टाइप का आप मान लो इसको कि अपेंडिक्स दी हुई है, ठीक है। तो उसके अंदर भारत की जो लैंग्वेजेस है वो दे रखी है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस दे रखी है, तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो है यहाँ पर आ रही है।